तो दोस्तों आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 9 और 10 को, जिसमें कि मैं कवर करूंगा टोटल 7 चैप्टर्स को, जो कि होंगे चैप्टर 164 से 170 तक। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके बाकी के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाकर देख सकते हो। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड नंबर 9 और 10 को। तो लास्ट एपिसोड में काना और इनोसुके ने अपर मून सेकंड डोमा का सर काट दिया था, जो कि शिनोबू के पॉइजन के बिना डोमा का सर काट पाना नामुमकिन था। तो अब एपिसोड की शुरुआत में हम तांजीरो को देखते हैं, जो कि बेहोश था, मगर तांजीरो को तभी आग की स्मेल आती है और वो उठ जाता है और वो देखता है कि गियू ने वहाँ आग जलाई हुई थी। तांजीरो फिर गियू से पूछता है कि क्या हुआ। गियू उसे बताता है कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो वो अपने घाव को जला रहा है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। और वो तांजीरो से भी पूछता है कि अगर उसकी भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो वो उसके घाव को भी जला देगा। और हाँ, इससे ब्लीडिंग रुक सकती है, ये मैंने भी अभी खुद जाना है। खैर, तभी वहाँ कासुगा एक क्रो आता है और उन्हें बताता है कि शिनोबू, काना और इनोसुके ने अपर मून सेकंड डोमा को मार दिया है और इनोसुके और कानाओ ठीक हैं। फिर हम मित्सुरी और ओबोने को देखते हैं, जिन्हें अपर मून 4 नाकिमे मिल चुकी थी। मित्सुरी बिना कुछ सोचे नाकिमे पर अटैक कर देती है। अब जिन लोगों को नाकिमे की टेक्निक के बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं कि इन्फिनिटी कैसल को और किसी की भी पोजीशन को अपने मुताबिक चेंज कर सकती है, अपने उस वीणा या सितार जो भी है उसके हाथ में, उसकी मदद से। खैर, मित्सुरी अब नाकिमे पर अटैक कर देती है, मगर नाकिमे अपनी टेक्निक से वहाँ एक लकड़ी की दीवार या दरवाजे जैसा कुछ समन कर देती है, जिसे मित्सुरी टकराकर नीचे गिरने लगती है। मगर ओबेने उसे बचा लेता है और उसे शांत रहने को बोलता है। मगर तभी वो जहाँ पर खड़े थे वो ज़मीन ऊपर की तरफ निकलने लगती है, जिससे ओबेने किसी तरह बच जाता है। मगर मित्सुरी छत और बिल्डिंग के बीच दबकर मरने ही वाली थी, मगर ओबेने उसे फिर से बचा लेता है। मित्सुरी एक बार फिर नाकिमे पर अटैक कर देती है और उस दरवाजे के ऊपर से निकलकर अटैक करने ही वाली होती है, मगर एक बार फिर नाकिमे वहाँ एक विंडो समन कर देती है, जिसमें मित्सुरी गिर जाती है और इस बार मित्सुरी काफ़ी दूर गिरती है। ओबोने अब नाकिमे पर अटैक कर देता है अपनी सरफेंट ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म स्मॉल स्नेक्स पॉइजन फैंग से, मगर तभी नाकिमे उसकी भी पोजीशन को चेंज कर देती है, जिससे वो भी नीचे गिरने लगता है। फिर हम ग्योमी और मुइचिरो को देखते हैं। मुइचिरो के पास की दीवार मुइचिरो को तेजी से पीछे ढकेलने लगती है। मुइचिरो ग्योमी को आगे बढ़ने को बोलता है, तभी मुइचिरो एक जगह गिरता है और अब इस मूवमेंट पर मुइचिरो के सामने खड़ा था मुजान का हुकुम का इक्का और उसका सबसे पावरफुल डीमन अपर मून फर्स्ट कोकुशिबू। और मुइचिरो के अब पसीने छूटने लगते हैं और अब उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुइचिरो को कोकुशिबू बाकी सबसे अलग लग रहा था और उसके पास एक स्वॉर्ड भी थी, जिसे देखकर वो सोचता है कि क्या ये पहले एक डीमन हंटर था, तो ये पक्का किसी ब्रीदिंग स्टाइल को पोजेस करता होगा। और मुइचिरो के साथ ये लाइफ में पहली बार हो रहा था कि उसे अपनी स्वॉर्ड निकालने से तक डर लग रहा था और उसका मन उससे लड़ने को मना कर रहा था। तभी कोकुशिबू से उसका नाम पूछता है। मुइचिरो बताता है कि उसका नाम तोकितो मुइचिरो है। कोकुशिबू बोलता है कि शायद अब सुगी-कुनी नेम खत्म हो चुका है। मुइचिरो पूछता है कि ये कौन है। कोकुशिबू बोलता है कि 100 सालों पहले जब मैं ह्यूमन था तब मेरा नाम सुगी-कुनी मिचिकाटू था। और कोकुशिबू से बोलता है कि तुम मेरे सुगी-कुनी फैमिली के मेंबर हो, तुम मेरे बच्चों के डिसेंडेंट हो, यानी तुम मेरे वंश से हो। मुइचिरो ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, मगर मुइचिरो खुद को शांत कराता है और कोकुशिबू पर अटैक करता है अपनी मिस्ट ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म लेयर्ड मिस्ट से, जिससे कोकुशिबू बड़ी आसानी से, मतलब बहुत आसानी से बच जाता है। कोकुशिबू उसकी टेक्निक की तारीफ करता है। मुइचिरो फिर अपनी फिफ्थ फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट से अटैक करता है, जिससे एक बार फिर कोकुशिबू बड़ी आसानी से बच जाता है। कोकुशिबू उसकी फिर से तारीफ करता है और बोलता है कि तुम 14 ईयर्स के हो और इतनी अच्छे से अपनी टेक्निक्स को यूज़ करते हो, और तो और तुम मेरा सर काटने की हिम्मत रखते हो। मुझे मेरे डिसेंडेंट से यही उम्मीद थी। भले ही मेरा नाम अब मिट चुका है, मगर मेरी सेल्स अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। मुइचिरो बोलता है कि भले ही मैं तुम्हारे डिसेंडेंट हूँ, मगर मेरे अंदर तुम्हारा ब्लड या उसकी सेल नहीं है। और इस पॉइंट पर मुइचिरो एक बार फिर अपना मार्क अपीयर कर लेता है और मुइचिरो अपनी 7th फॉर्म हेज से अटैक करता है। और ये टेक्निक शायद मुइचिरो ने खुद से क्रिएट करी है, और ये बात कोकुशिबू समझ जाता है और काफ़ी इंप्रेस होता है। और अब कोकुशिबू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और यूज़ करता है मून ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म डार्क मून इवनिंग शाइन से, और कोकुशिबू मुइचिरो का एक हाथ काट देता है। मगर मुइचिरो तब भी अपने एक हाथ कट जाने पर भी कोकुशिबू पर अटैक करता है और मुइचिरो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग के एडविक्शन स्लाइस से अटैक करने ही वाला था कि कोकुशिबू अपनी स्वॉर्ड मुइचिरो की चेस्ट में घुसा देता है और बोलता है, मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें डीमन बनाने दो ताकि तुम उस आदमी के काम आ सको। कोकुशिबू मुइचिरो को डीमन बनने के लिए कह रहा था और उसका हाथ भी रीजनरेट हो जाएगा जब वो डीमन बन जाएगा। और वो बताता है कि उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि उसका कोई डिसेंडेंट अभी जिंदा है। और हम देखते हैं कि वहीं पीछे से ही गैन्ने इनको देखता है। गैन्ने अपनी गन से कोकुशिबू को शूट करता है, मगर तभी कोकुशिबू गैन्ने के पीछे आ जाता है और उसके हाथ को काट देता है। गैन्ने अपने दूसरे हाथ से अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा था कि कोकुशिबू उसका वो वाला हाथ भी काट देता है। कोकुशिबू उसकी बॉडी तक को 2 टुकड़ों में काट देता है, मगर अभी भी गैन्ने जिंदा था, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से जैसे कि वो डीमन को खाता है और आधा डीमन है, तो शायद इसकी वजह से वो अभी तक जिंदा है। खैर, कोकुशिबू उसका सर भी काटने वाला होता है कि तभी एंट्री होती है हमारे बेरहम विंड हाशिरा सानेमी की, और सानेमी यूज़ करता है विंड ब्रीदिंग की 4th फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म से, जिससे कोकुशिबू पीछे ढकेल जाता है। सानेमी उसे उसके भाई से दूर रहने को बोलता है
और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की, अब तो तू गया। और सानेमी कोकुशिबू पर अटैक कर देता है। सानेमी कोकुशिबू के पैरों के नीचे से निकलकर अपनी फर्स्ट फॉर्म डस्ट विल विंड स्लाइस से अटैक करता है, मगर कोकुशिबू से अपनी स्वॉर्ड से डॉज कर लेता है। फिर कोकुशिबू यूज करता है मून ब्रीदिंग की फिफ्थ फॉर्म कर्स वॉर्टेक्स ऑफ द घोस्टली मून से, जिसे सानेमी को पीछे हटना पड़ता है। फिर सानेमी यूज करता है अपनी थर्ड फॉर्म ट्री स्विंगिंग इन द माउंटेन एयर से, और अब इन दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ चुका था। सानेमी को इस फाइट में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी अपर मून से लड़ रहा है, और तो और एक ब्रीदिंग स्टाइल यूजर भी है। और सानेमी यूज करता है अपनी सेकंड फॉर्म प्यूरिफाइंग विंड क्लॉज से, जिसे कोकुशिबू अपनी स्वॉर्ड से डॉज कर लेता है। मगर तभी सानेमी उछलता हुआ कोकुशिबू पर अटैक कर देता है, मगर उसे भी कोकुशिबू अपनी स्वॉर्ड से रोक कर रखे हुआ था। तभी सानेमी अपने पैर की उंगलियों में गेंदे की स्वॉर्ड को पकड़कर कोकुशिबू को पीछे ढकेल देता है, और ये दोनों फिर से अपनी फाइट को जारी रखते हैं। सानेमी को अपनी पलक झपकाने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। फिर कोकुशिबू यूज करता है अपनी सिक्स्थ फॉर्म सोलिटरी मून इन द एटर्नल लाइट अवेकी से, जिससे सानेमी अचानक पीछे ढकेल जाता है और इसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे और बहुत ही गहरे कट लग जाते हैं, और इसकी पूरी बॉडी में से खून निकलने लगता है, और अगर वो जरा सा भी मूव करता है तो उसके ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे। मगर तभी अचानक कोकुशिबू की पल्स इंक्रीज होती है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तभी सानेमी बोलता है कि मेरा ब्लड रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। इस ब्लड के लिए सभी डीमन इवन एक अपर मून तक पागल हो जाता है और उन्हें इसका नशा होने लगता है, और सानेमी कोकुशिबू पर अटैक कर देता है। फिर हम सानेमी के पास को देखते हैं, जिसमें सानेमी बताता है कि जब उसने डीमंस को मारना शुरू किया तब उसे पता चला कि उसका ब्लड कितना स्पेशल और रेयर है, और उसकी मॉम जब डीमन बनी थी तब उसके ब्लड के लिए पागल हो गई थी, जिसकी वजह से उसे मजबूरन अपनी मॉम को मारना पड़ा। तब से उसे कलर्स दिखाई नहीं देते, सब चीजें उसे फीकी फीकी दिखाई देने लगती है, और तभी से वो डीमन को पकड़ता और उन्हें सूरज में लाकर जलने देता। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ सानेमी कोकुशिबू पर अपनी सिक्स्थ फॉर्म ब्लैक स्मोक स्टॉर्म से अटैक करता है। कोकुशिबू हैरान था क्योंकि सानेमी ने खुद से ही अपनी ब्लीडिंग को स्टॉप कर लिया और अपने ऑर्गन्स को बाहर आने से रोक रखा है, और इतने सारे घाव होने के बाद भी वो अभी तक लड़ रहा है। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तभी कोकुशिबू सानेमी की स्वॉर्ड को अपने पैरों के नीचे दबाकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। तभी सानेमी गेन्ने की गन को कोकुशिबू की स्वॉर्ड के बीच में लाकर शूट कर देता है, मगर कोकुशिबू को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कोकुशिबू अपनी थर्ड फॉर्म डेथ मून ऑफ अबैंडन चेन से अटैक करता है, मगर तब तक सानेमी वहां से पीछे चला जाता है। तभी एंट्री होती है हमारे सबसे पावरफुल स्लेयर ग्योमी की। ग्योमी सानेमी को बोलता है कि वो अपना पेट सिल ले, तब तक वो अपर मून से लड़ेगा। कोकुशिबू ग्योमी की स्ट्रेंथ देख पा रहा था, और वो बताता है कि 300 सालों के बाद पहली बार उसे कोई मिला है जिसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो। ग्योमी फिर अपनी एक्स और उस आयरन बॉल जैसे वेपन जो अटैच है उससे कोकुशिबू पर अटैक करता है। कोकुशिबू अपनी मून ब्रीदिंग को यूज करने ही वाला था कि ग्योमी फिर से अपने वेपन से अटैक करता है, और ग्योमी अब यूज करता है अपनी स्टोन ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म कैलेस्टियल सरफेस स्मैश से, और ग्योमी अपनी वेपन की चेन में कोकुशिबू को बांधने की कोशिश करता है। कोकुशिबू उसकी चेन को अपनी स्वॉर्ड से नहीं तोड़ पा रहा था, और ग्योमी कोकुशिबू के स्वॉर्ड को अपनी चेन में फंसा के तोड़ देता है। कोकुशिबू यूज करता है अपनी मून ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म, और ग्योमी भी सेम टाइम पर यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म, और ग्योमी के फेस पर एक कट लग जाता है, और अचानक से ग्योमी के फेस का मार्क अनलॉक हो जाता है। फिर हम मोइचिरो को देखते हैं, जो कि अपने शरीर में से वो स्वॉर्ड निकालता है, और इसकी हालत अभी बहुत खराब होती है, और वो मरने से पहले अवर मून को हराना चाहता है ताकि वो उन लोगों का बर्डन कम कर सके जो अभी जिंदा है, और मोइचिरो स्वॉर्ड ले लेता है लड़ने के लिए। तभी गेन्या मोइचिरो को आवाज लगाता है। गेन्या उसे कोकुशिबू का गिरा हुआ बाल लाने को बोलता है ताकि वो उस बाल को खाकर उसके पार्ट्स को रीजनरेट कर सके, क्योंकि आखिर वो आधा डीमन जो है। फिर कोकुशिबू ग्योमी को बोलता है कि तुम शायद 27 की एज के आसपास होगे और तुम्हारा मार्क अनलॉक हो गया, इसका मतलब तुम ज्यादा जी नहीं पाओगे और हो सकता है कि तुम आज रात ही मारे जाओ। ग्योमी बोलता है कि अगर मार्क अनलॉक नहीं भी होता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम डीमन हंटर कल का सूरज देख भी पाए या नहीं, और हर ह्यूमन को जीना और मरना होता है। ग्योमी आगे बोलता है कि तुमने झूठ बोला, पास्ट में कोई तो ऐसा था जिसका मार्क अनलॉक हुआ और वो 25 की एज से ज्यादा जिया। कोकुशिबू इस बात को सुनकर कुछ सोचने लग जाता है। फिर ग्योमी और कोकुशिबू फिर से फाइट करने लगते हैं। तब तक सानेमी ने भी अपने पेट को सिल लिया था और वो भी लड़ने आ जाता है, और ग्योमी और सानेमी एक कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक कर रहे थे, जिससे कोकुशिबू को थोड़ी दिक्कत होने लगती है। खैर, इसी के साथ डीमन स्लेयर के सीजन 5 का एपिसोड 9 और 10 खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।